Welcome everyone in this day 4 study without remembering. आज के सेशन में बहुत कुछ नई चीजें हम सीखने जा रहे हैं। उसके पहले हम देखेंगे कि डे 3 तक हमने क्या क्या सीखा है। सो डे 1 we learn about teaching and learning patterns. सब लोगों को लर्निंग स्टाइल पता चला ना? पेरेंट्स Yes, sir. Okay, anybody is there right now कि जिनको उनका लर्निंग स्टाइल मालूम नहीं है, ऐसा कोई है? Even parents also they have to go for learning style test. This is gift for all of you. Then next day हमने देखा था कि how to read books using scientific study methods. And yesterday we had created study timetable. Study timetable में कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसके बारे में हमने थोड़ा देखा था। मेजर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं एंड व्हाई वी आर नॉट गेटिंग व्हाट वी आर थिंकिंग। तो उसके बारे में हमने देखा कि एग्जैक्टली हम बहुत बड़ा स्टडी तो करते हैं, बहुत बड़ा टाइम दे देते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो उसके बारे में आज इन डिटेल थोड़ा सा हमें देखने जा रहे हैं। So why students are not getting expected results, and कल के सेशन में how to be best academic performer without any special coaching. Okay, so let us start with the day 4. Why students are not getting expected marks or expected results? आपको क्या लगता है? What can be the reason? Because we are doing hard work, not smart work. Wow, excellent, Sakshi. Because we are doing hard work and not smart work. Great. What else? तो आज के बाद हार्डवर्क नहीं करना है, राइट? स्मार्ट वर्क करना है। एक्सलेंट। व्हाट एल्स? और क्या हो सकता है? सानवी? Sir, I'm thinking. क्या क्या सोच रहे हो? उसका जवाब जो आता है सोचना नहीं है, जो आता है दिल में बता देना है। That's it. We don't decide the goals. हाँ, we don't decide the goal. इसलिए हमने कल देखा है कि हमारा गोल होना प्रॉपरली जरूरी है। Then and then only we think कि उसको अचीव करने के लिए क्या प्लानिंग करना है, राइट ना? जितना बड़ा गोल उतना प्लानिंग हमें इन डेप्थ करना जरूरी है। सो व्हाट एल्स? और क्या है? और कोई कुछ सोच सकता है? जो भी आता है देखो, इसमें मेरा ट्रेडिंग प्रोग्राम में एक गेम रहता है। एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं, एक रूल रहता है। नॉर्मली हमने देखा है कि जो भी हम मिस्टेक्स करते हैं उसको पनिशमेंट मिलती है, राइट ना? So in Marathi we are saying चुकीला माफी नहीं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ हमारे सेशंस में आप जितना मिस्टेक्स करोगे उतना सीखोगे। आप मिस्टेक्स नहीं करोगे, you cannot learn the things. This is my fundamentals. Because आप मिस्टेक हो जाएगा इसलिए डर के मारे आप एक्शन नहीं लेते। And if you are not taking action, you cannot reach your goal. So काम करेंगे तो गलती तो होने वाली है, और हर गलती के लिए आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? Because that efforts you have put to gain something, to achieve your goal. और इसीलिए गलती हो गया तो भी चलेगा। मेरे से पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरा वैसा ही रहता है। आई एम गिविंग फुल राइट्स टू माय चिल्ड्रन, माय स्टूडेंट्स टू डू द मिस्टेक्स। जितना ज्यादा मिस्टेक्स करेगा, मेरा 10 दिन का जो सेशन रहता है वो 10 दिन का सेशन में मैं जितना ज्यादा मिस्टेक्स करेगा वो बच्चे को मेरा स्पेशल अवार्ड रहता है। सो इफ यू आर डूइंग मेजर मिस्टेक्स यू विल गेट द अवार्ड। क्योंकि वो मिस्टेक्स इसलिए होता है
he is trying to implement my technology, और वहां पे उसको कहीं ना कहीं तो गलती हो रहा है, because of that he is doing the mistake, क्योंकि लाइफ में पहली बार इम्प्लीमेंटेशन होता है, राइट? तो 10 दिन का टोटल, इट्स ऑन ग्राउंड कोड, पूरा ग्राउंड पे जैसे हम खेलते हैं या पानी में तैरना सीखते हैं, बुक पढ़ के हमें तैरना नहीं आता, या बुक पढ़ के हम साइकिलिंग नहीं चलाना सीखते, उसके लिए हमें ऑन कोड काम करना रहता है। एंड इफ यू आर डूइंग दैट, साइकिलिंग किसको किसको आता है? साइकिलिंग आता है किसी को साइकिलिंग? सर आई हाँ नो। सर। हाँ, तो यस, तो साइकिलिंग करते समय कितने बार नीचे गिरे थे? सर 0 टाइम्स। बहुत बार। 0 टाइम्स। इसका मतलब आपको व्हील वाला साइकिल दिया रहेगा, 4 व्हीलर आपने सीखा होगा, 2 मेन, नो सर। 2 नो सर। नहीं तो 3 व्हीलर, नहीं तो गिरने का चांस नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर 2 व्हीलर पे आप सीखोगे तो आप गिरना 100% तय है। नो सर, आई डिडंट फॉल व्हाइल आई एम लर्निंग। तो पापा ने या मम्मी ने, किसी ने तो पीछे पकड़ के रखा होगा, इसलिए आप हाँ, सर। नीचे गिरे नहीं। नो सर, ओनली with my friends I learned. ओके, तो फ्रेंड्स कितने बार गिरे थे? I don't know sir. ओके, ग्रेट। आई थिंक मेरा अभी तक का जर्नी में यू आर द फर्स्ट वन कि अभी भी एक बार भी नहीं गिरा और आपको सीखना, साइकिलिंग चलाना आ गया, तो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर यू। एक्सेलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, सो कल का सेशन में हमने देखा था योर स्टडी ब्लूप्रिंट। एक्चुअली हमने देखा नहीं था योर स्टडी ब्लूप्रिंट, लेकिन हमने कैलकुलेट कैसे करना है स्टडी ब्लूप्रिंट उसके बारे में बोला था, राइट? तो सब लोगों ने कैलकुलेट किया है स्टडी का ब्लूप्रिंट? वेरी फ्यू दे हैव शेयर्ड देयर स्टडी ब्लूप्रिंट। आई थिंक नायनार या रामश्रेयम, साथ में सानवी, आपका आई थिंक नहीं आया। अरे सर, वो भैया के फोन पे होता है ना, इसके लिए सेंड करने का होता ही नहीं है। ओके, तो कैलकुलेट किया है आपने? हाँ कर रही थी, पर फिर बीच में से छोड़ के Sir, I didn't calculate. हाँ, अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया है तो शायद आपको आगे वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। अगर कैलकुलेट कर दिया है तो मुझको पता चलेगा इमीडिएट, Okay sir. राइट? ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज स्टडी ब्लूप्रिंट। कौन बताएगा स्टडी ब्लूप्रिंट कैसे कैलकुलेट करना है? जिन्होंने किया है दे कैन शेयर। सर हमारे 3 स्टैंडर्ड्स का परसेंटेज निकाल के उसे डिवाइड बाय 3 करना है। हाँ, 3, मिनिमम 3 का लेना है। अगर ज्यादा लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम 3 का लेना है। 3 ईयर का ले सकते हैं, 3 सेमेस्टर का ले सकते हैं, 3 टेस्ट का ले सकते हैं, कोई भी 3, लेकिन 3 नंबर्स हमारे पास होने चाहिए। मेरा रिजल्ट नंबर 1 ये है, रिजल्ट नंबर 2 ये है, रिजल्ट नंबर 3 ये है, एंड a + b + c इसका टोटल जो आता है दैट डिवाइडेड बाय 3, उसका हमने मीन निकाला, एंड दैट इज योर स्टडी ब्लूप्रिंट। ओके, अभी मैं आपको कुछ स्पेशल थिंग बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, तो हमारे यहाँ मार्क्स बढ़ते जा रहे, स्टेबल हो रहे हैं या नीचे जा रहे हैं? सर मेरे मार्क्स स्टेबल है। ओके, आपके मार्क्स स्टेबल है, और किसके ऊपर जा रहे हैं? एनीबडी इज देयर कि जिनके परसेंटेज फर्स्ट स्टैंडर्ड में जितने थे उससे सेकंड में जो बढ़ रहा है, थर्ड में बढ़ रहा है, फोर्थ में बढ़ रहा है, लाइक दैट उनका ग्राफ ऐसे ऊपर 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 जा रहा है। एनीबडी इज देयर कि जिनका ग्राफ ऊपर जा रहा है? आई थिंक कोई नहीं है। ओके, जिनका बार नीचे जा रहा है, ऐसे कौन कौन? मेजॉरिटी रहता है बार नीचे जा रहा है। हाथ किसने किसने ऊपर किया है? ओके, जय सर और सानवी। Sir, mine is going down. ओके, गोइंग डाउन। देखो ये सब नेचुरल प्रोसेसेस होता है, इट डिपेंड्स अपॉन योर ब्लूप्रिंट। ओके, सो डोंट वरी, अगर नीचे ग्राफ जा रहा है
तो भी टेंशन मत लेना, ऊपर जा रहा है तो भी टेंशन मत लेना, और अगर आपका साक्षी जैसे अगर स्टेबल है तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि आज आपको पता चलने वाला है कि यह स्टेबल तो क्यों रहा है, या नीचे क्यों जा रहा है, या ऊपर क्यों जा रहा है। आज तक का सर्वे जो हमने किया है वो सर्वे के हिसाब से हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है, ऑलमोस्ट 90% जो बच्चे रहते हैं उनका ग्राफ नीचे चला जाता है। क्या होता है, उनका ग्राफ नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है। या ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड सर्कल में सब लोगों को आपको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उनका हर सेमेस्टर के बाद या हर साल का परसेंटेज थोड़ा थोड़ा आधा परसेंट 1% से नीचे 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 जा, ऑलमोस्ट 5% 6% ऐसे बच्चे रहते हैं कि जिनका स्टेबल है, ऊपर भी नहीं जा रहे ज्यादा, नीचे भी नहीं जा रहे ज्यादा। अगर नीचे गए एक सेमेस्टर में तो दूसरे सेमेस्टर में ऊपर आके स्टेबल हो जाता है, राइट। एंड ऑलमोस्ट 5% बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका ग्राफ कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, दे आर नॉट कमिंग डाउन। ये कौन तय करता है कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है या स्टेबल रहना है? ये तय होता है आपके स्टडी ब्लूप्रिंट से। आपका हैंडराइटिंग का सैंपल अगर मैंने देखा तो मैं बता सकता हूँ कि उसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ। आपका हैंडराइटिंग का स्ट्रोक, अभी आप सभी लोग तो लाइन वाला नोटबुक यूज करते हैं, लेकिन सैंपल्स जो हम लेते हैं वो सैंपल्स लेते हैं हम ब्लैंक पेपर पे। एक व्हाइट ब्लैंक पेपर आपको आज शाम को लेना है, ये सेशन होने के बाद टेस्ट करने के लिए, ओके। एंड उसमें आपको 10 लाइन लिखना है। क्या असाइनमेंट दे रहा हूं मैं? एक ब्लैंक पेपर ले लो, लाइंस वाला नहीं चाहिए, जिसके ऊपर लाइंस आया है ऑलरेडी प्रिंटेड है, ऐसा पेपर नहीं लेना है। एक कंप्लीटली ब्लैंक पेपर लेना है, जो हम ड्राइंग के लिए यूज करते हैं, ऐसा वाला पेपर। या ब्लैंक का बुक, ब्लैंक पेजेस का बुक भी मिलता है, तो उसमें से एक पेज आपको जो प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है स्टेशनरीज में, राइट ना, बुक्स में, ऑफिसेस और स्कूल्स में, तो वो पेपर लेना है। वो पेपर लेके उसके ऊपर आपके दिमाग में जो भी आता है, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको 10 लाइन्स लिखना है। क्या करना है? 10 10 लाइन्स लिखना है, मतलब 1 2 3 4 काउंट करके लिखना नहीं है। यू हैव टू राइट वन पैरा, 1 और 2 पैरा। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक नंबर लिखते हैं उसके सामने एक सेंटेंस लिखते हैं, 2 नंबर लिखते हैं उसके सामने सेंटेंस। ऐसा नहीं करना है। 1 2 3 4 आई डोंट वांट दैट वन। जैसे हम ऐसे लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, वैसे हमें 1 या 2 पैराग्राफ के अंदर वो पूरा आपको जो भी दिमाग में थॉट आ रहा है, एनीथिंग, और वो लिखना है। एंड सेकंड कंडीशन इज, आपको कहीं भी देख के नहीं लिखना है। उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गया, वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू चेक एनी ग्रामेटिकल एरर्स। बट सर देख के नहीं लिखना है तो फिर हम अपने मन से एक ऐसे बना के लिख सकते हैं। एग्जैक्टली, आपके मन से ही लिखना है, जो दिमाग में आ रहा है वो लिखना है। ऑन एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ले लो और कुछ भी लिखो, लेकिन जो दिमाग में आ रहा है वही लिखना है। डोंट राइट बुक में देख के कोई भी या कहीं भी देख के आपको लिखना नहीं है। एंड सेकंड थिंग, आप जो नॉर्मली पेन यूज कर रहे हैं वही पेन यूज करो। पेपर यूज करना है ब्लैंक पेपर, दोनों साइड से ब्लैंक होना चाहिए, या कम से कम एक साइड ब्लैंक होना चाहिए, ओके। So everyone got the assignment? This Yes, is sir. very important Yes, assignment. और उसका फोटो आपको खींचना है। फोटो खींचते समय पेपर को प्लेन लोकेशन पे रखना है, और मोबाइल को ऐसा थोड़ा सा ऊपर से खींचना है, ताकि मोबाइल का बॉर्डर और आपका पेज का बॉर्डर ये सब कुछ सेम आना चाहिए। अदरवाइज बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसा टेढ़ा लेके फोटो खींचते हैं, तो पेपर नीचे है, ऐसा पेपर रहता है, राइट, और हमारा मोबाइल ऐसा रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये पेपर और ये मोबाइल, ये दोनों सेम एक के ऊपर एक होना चाहिए, ताकि आपका एग्जैक्ट प्रिंट फोटो जो है परफेक्ट आ जाएगा, और मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली उसमें कहाँ प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आज का पहला असाइनमेंट आज आपको कंप्लीट करना है। ओके, ये स्टडी ब्लूप्रिंट कहाँ? Sir, Yes, can you say once again what is assignment? yeah, assignment is you have to take one blank paper. Blank paper means not ruled paper, जिसके ऊपर lines नहीं है. No need to have. Don't take your notebook page. Notebook page जो रहता है, on that there are lines, right? Horizontal lines are there. So it should be completely blank. जैसे हमारा drawing का पेपर रहता है, but don't use drawing paper. Drawing paper उसका thickness थोड़ा ज्यादा रहता है. So we don't need that also. उससे आपका pressure नहीं पता चलेगा. Okay, so you have to take one blank paper, and on that blank paper you have to write anything which is coming in mind. Anything on So any subject. स्टडीज से अलग होगा तो भी चलेगा? Okay, sir. चलेगा. Studies रहेगा तो भी चलेगा. Otherwise anything you can describe about yourself. एक ऐसे लिख सकते हो ना, me or myself. आपके खुद के बारे में आपको लिखना है. ओके, 2 पैरा में आपको ऐसे लिखना है, मी और Okay, myself. Okay, sir. दिस इज ग्रेट ना? तो आपको और कहीं देखने Yes, की sir. जरूरत नहीं और सोचने की भी जरूरत नहीं. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग. ओके, एंड दैट वन यू हैव टू टेक फोटोग्राफ एंड सेंड इन ग्रुप. इज इट डिफिकल्ट असाइनमेंट? No, sir. इजी? नो सर. No, sir. No, sir. Great, easy assignment. Okay, so this will guide you regarding your study blueprint, and so many obstacles are coming in between. तो मैंने बोला था कि बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं, ऑलमोस्ट 90% बच्चे हैं कि जिनका स्टडी ब्लूप्रिंट जो है मिलने वाले जो परसेंटेज है वो स्लोली डाउन हो जाता है, एंड ऑलमोस्ट 5-6%, 7% मैक्सिमम है कि जिनका स्टेबल रहता है, एंड ऑलमोस्ट 5% जिनका ऊपर चला जाता है ग्राफ. तो आपको देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में है, स्टेबल कैटेगरी में है, डाउन के कैटेगरी में है, या अप की कैटेगरी में है. तीनों में से एक कैटेगरी हमारा रहेगा, राइट? सेकेंड थिंग, हमें ये ध्यान में रखना है, नॉर्मली व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्यों नीचे ग्राफ जा रहा है? बिकॉज हम शुरू में फर्स्ट स्टैंडर्ड या बिफोर फर्स्ट स्टैंडर्ड किसी ने किया है जूनियर केजी, सीनियर केजी, नर्सरी, प्ले ग्रुप? Yes, sir. यस सर. Yeah, I think almost everyone might have done, right? और आपको आप जब छोटे थे तब आपको कैसे सिखाया जाता था? A for apple, right? Yes. A for apple, B for bat or ball, like that आपको सिखाया जाता है. And after that, even right now also in first standard, आपको डायरेक्टली वर्ड को बताया जाता है कि ऐसे ही रीड करो. उसका स्पेलिंग आपको देखने की जरूरत नहीं है, राइट ना? इसमें होता कैसे है कि आवर ऑलवेज फोकस इज रीड और राइट. रीडिंग एंड राइटिंग ये हमारा मेन कंसेप्ट बन जाता है जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में रहते हैं. आफ्टर दैट व्हाट हैपनिंग, फोर्थ स्टैंडर्ड के बाद हमारा जो छोटे बच्चों के बुक्स रहते हैं उसमें टेक्स्ट कम और पिक्चर ज्यादा रहता है. इज इट? हाँ सर. Yes. Yes, sir. यस. लेकिन फोर्थ स्टैंडर्ड के बाद फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड, सेवेंथ स्टैंडर्ड, एट स्टैंडर्ड में ये सब फोटो स्लोली कम होते जाते हैं और उसको रिप्लेस किया जाता है कुछ टेक्स्ट में, राइट? यस Yes. सर. यस. साथ में फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फोर्थ स्टैंडर्ड के जो फोटोज रहते हैं दैट फोटोज आर इन कलर्स, लेकिन हायर स्टडीज के फोटो जो रहते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट रहते हैं. बराबर है? Yes, sir. Exactly, and this create a big problem in our studies. क्योंकि जब हम छोटे थे तो कलर्स हम अट्रैक्ट करते थे और वहां पे ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट क्रिएट होता था. जैसे जैसे हम बड़े हो गए हमारा लॉजिकल इंटेलिजेंस बढ़ते गया, बढ़ते गया और मैजिक को हमने स्लोली
डाउन कर दिया, तो मैजिक होना स्लोली स्लोली बंद हो रहा है, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग अवर राइट ब्रेन। जो कलर्स वाले फोटो थे वो भी हमारे इसमें से गायब हो गए, जो पिक्चर फॉर्मेट में हमारे बुक्स थे वो भी हमारे यहाँ से गायब हो गए। एंड आफ्टर दैट जैसे हायर स्टडी जाएगा वैसे वैसे एट वन स्टेज यू विल गेट ओनली टेक्स्ट, राइट ना? 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड या इवन ग्रेजुएशन तक हम देखेंगे वहाँ ओनली टेक्स्ट रहता है और कुछ नहीं है। ओनली साइंस के लिए कुछ डायग्राम्स आपको इधर उधर मिलेगा, अदरवाइज नो डायग्राम्स, ओनली टेक्स्ट, दैट्स इट। ये एक मेजर इम्पैक्ट है हमारा स्टडी ब्लूप्रिंट। सेकंड थिंग, पेरेंट्स का सपोर्ट। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, राइट ना? यस सर। यस। और हम जहां भी जाएंगे, किसी रिलेटिव के पास भी जाएंगे, रास्ते से हम शॉपिंग के लिए भी जा रहे हैं, कहीं दुकान में जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, तो हमारे मम्मी पापा हमेशा हमें बोलते हैं कि चल ABCD बोल के दिखा। ए फॉर एप्पल, चलता है ना ये छोटे बच्चों के साथ? Yes, sir. यस यस, देयर इज 100% पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारा पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन कम होते जाता है और बच्चे खेलना चालू कर देते हैं। आफ्टर दैट दे आर गेटिंग सम न्यू फ्रेंड्स, तो आपका डाइवर्शन वहां से थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल के तरफ आ गया और पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि अभी तो थोड़े से बड़े हो गए, अभी उनको पूरा कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, बच्चे खुद थोड़ा सा कर रहे हैं। तो पेरेंट्स का जो फोकस है, जो पार्टिसिपेशन था 100%, वो स्लोली कम हो गया और आपका जो फोकस था 100% स्टडी के ऊपर, वो थोड़ा सा आपने उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के अपने आपके फ्रेंड्स लोगों को दे दिया। इज इट? यस यस। 7th स्टैंडर्ड तक ये ऐसा चलता है। 7th स्टैंडर्ड तक तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इवन 8th स्टैंडर्ड नाउ आल्सो इट इज कंसीडर्ड एज ए प्राइमरी। लेकिन वहां से आगे मेजर चेंजेस हो जाता है एकेडमिक सेक्शंस में और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स। तो वहां क्या प्रॉब्लम आती है? तो वहां तो इवन पेरेंट्स, जो ग्रेजुएट पेरेंट्स है, दे आर आल्सो टीचिंग देयर किड्स अप टू 7th स्टैंडर्ड। उनको इतना ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जब 8th स्टैंडर्ड से आगे का जो सिलेबस है, वहां पे इवन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पेरेंट्स आल्सो दे आर गिविंग अप और बोलते कि अभी ये हमारे बस की बात नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे हमारे सिलेबस कन्वर्ट किए जाते हैं, एप्लीकेशन लेवल पे हो जाता है। मतलब पहला स्टोरी था, स्टोरी से थोड़ा सा थियरी इंक्लूड किया, लेकिन फिर भी पिक्चर्स था और थोड़ा सा एक्टिविटीज था। एंड आफ्टर दैट फाइनली क्या हो गया, तो आ गया एप्लीकेशन लेवल पे। एंड जब एप्लीकेशन लेवल पे आता है, वहां पे हमें तकलीफ होना चालू होती है, बिकॉज इन एप्लीकेशन लेवल सिलेबस हमारा रीडिंग एंड राइटिंग काम नहीं करता। एंड बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनका परसेंटेज 9th स्टैंडर्ड में कम हो जाता है, 10th स्टैंडर्ड में कम हो जाता है, 9 से चालू हो जाता है कम होने के लिए, 11th 12th के लिए तो और भी कम हो जाता है। देखो आपके आजू बाजू में जो बच्चे हैं या आपके फैमिली में अगर कोई रहेगा तो आपको इमीडिएटली कनेक्ट हो जाएगा, अरे हाँ ये 7 8 स्टैंडर्ड तक तो 90 प्लस में था, ये ऑल ऑफ सडन 9th और 10th में थोड़ा सा कम आ गया और 11 12 के लिए तो और भी कम आ जाता है। बच्चे जो 90 प्लस में होते हैं वो 80 प्लस में रुक जाता है। एंड इन ग्रेजुएट द सेम स्टूडेंट दे आर कमिंग टू 70 प्लस। तो यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आती है? एप्लीकेशन लेवल। यहाँ पे एक्चुअली हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हम छोटे थे तो जो रिसाइटिंग का हमें जो आदत लगी है, द सेम टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग इवन इन हायर स्टडीज ऑल्सो। इवन ग्रेजुएशन के लिए भी बच्चे रट्टा ही मारते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग ही करते हैं। फॉर दैट पर्पज वहां पे उनको जितना एक्सपेक्टेड मार्क्स मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। गॉट इट? तो ये उनका एक बिलीफ सिस्टम बन गया है कि ऐसा करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, वही ना? जब छोटे थे तो ऐसा ऐसा रिसाइटिंग किया तो अच्छे मार्क्स मिल गए,
पोएम के लिए भी देखो छोटे आप जब बचपन में जो पोएम आपने बोला था वो आज भी याद है, तो आपको एक बिलीफ सिस्टम, एक पैटर्न में बन गया है हमारा कि ऐसा काम करेंगे, रिसाइटिंग करेंगे तो हमारा परमानेंटली ध्यान में रहता है। लेकिन एप्लीकेशन लेवल पे वो पॉसिबल नहीं है। 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स का जो सिलेबस है, 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स का सिलेबस है, उसमें वो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम्स आ जाता है। वहां पे हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, बिकॉज दिस सेम टेक्नोलॉजी इज नॉट वर्किंग। यहाँ पे उसको भी चेंज करना पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल टू रिटेन द सेम परसेंटेज जो हमारे 7th स्टैंडर्ड के जो 90 प्लस के? अभी साक्षी आपका, आप अभी करंटली यू आर entered in 8th standard or entered in 9th standard? I am entered in 8th standard. Okay, entered in 8th standard. तो आपका 7th स्टैंडर्ड का जो टेम्पो है, जो भी 7th स्टैंडर्ड के परसेंटेज है, वो अगर आपको 8, 9, 10 को रिटेन करना है, तो रिटर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो रिटर्न करने के लिए आपका स्टडी का ब्लूप्रिंट मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये मेंटेन कैसे रखेंगे, मेंटेन होगा क्या? तो यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ये स्टोरी है, यहाँ पे उसको हम एविडेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। एविडेंस मतलब, एविडेंस मालूम है? एविडेंस, Yes sir, पुरावा। पुरावा, प्रूफ। कुछ ना कुछ तो हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए, पुरावा होना चाहिए। तो देखो मैं एक आपको स्टोरी बताता हूँ। एक फार्मर था, और ये फार्मर ये बछड़े को लेके, ये किसका पिल्ला है? ये बछड़ा गाय का। गाय का गाय का है? गाय का नहीं है, बकरी का है। Sheep का। गोट, गोट। हाँ, शीप का बोल सकते हैं, गोट का बोल सकते हैं। ओके, तो ये बकरी का बछड़ा है, छोटा सा पिल्ला है, और उसको लेके वो फार्मर जा रहा था। और घर से खेत में जा रहा था, और जाते समय उसको देखा 3 चोर ने। किसने देखा? 3 चोर। और उन्होंने सोचा कि ये बछड़े को हम ले लेंगे। लेकिन कैसे लेंगे? सबके सामने पब्लिक में चोरी कर सकते हैं क्या रोड पे? नहीं No. चोरी। नहीं। तो उसीलिए उन्होंने लॉजिक लगाया। लॉजिक क्या लगाया? 3 बंदे 3 अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर जाके खड़े रह गए। को एक बंदा यहाँ, दूसरा एक 200 मीटर, दूसरा तीसरा और एक 200 मीटर, ऐसा करके वो 3 बंदे खड़े रह गए। और उन्होंने क्या किया, जैसे ये फार्मर रोड से जा रहा था, पहला बंदा आ गया और उन्होंने पूछा, अंकल कहाँ जा रहे हो ये पप्पी को लेके? यू नो पप्पी? Yes. पप्पी किसको कहते हैं? Dog's baby. हाँ, डॉग्स बेबी। अगर अभी मुझे बता दीजिए, ये डॉग्स का बेबी है या गोट का बेबी है? गोट का बेबी। गोट का। बेबी है। हाँ, गोट का बेबी है। और ये गोट का बेबी लेके जा रहा है फार्मर, और वहां पे वो एक चोर उसको पूछ रहा है कि ये आप पपी को लेके कहाँ जा रहा है, मतलब ये कुत्ते को, पिल्ला को लेके कहाँ जा रहे हैं? व्हाट यू विल थिंक, अगर आप वहां पे होते फार्मर की जगह पे, और आपके हाथ में ये बच्चा होता, और आपको अगर किसी ने बोल दिया होता कि ये कुत्ते के पिल्ले को लेके कहाँ जा रहा है, तो आप उसको क्या जवाब देते? यस, आप उसको क्या जवाब देते? We would say why you want to know. नहीं, उन्होंने ये पूछा है आपको साक्षी कि ये कुत्ते को, पिल्ले को आप लेके कहाँ जा रहे हैं, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? We would say this is not dog's puppy, this is goat's puppy. हाँ, इट्स नॉट डॉग्स पपी, ये गोट का पपी है। एग्जैक्टली। सर, यस आणवी, ये सेम स्टोरी मुझे ना सेकंड में थी और मेरे पास वो बुक अभी भी है। ग्रेट। तो मुझे बताओ, उसका आंसर बताओ, क्या बताओगे आप?
सर वो पहले उनको ऐसे बोलता है कि तुम लोग ऐसे पागलों की तरह क्यों करे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो किसका बछड़ा है और वो कुत्ते का नहीं है। एग्जैक्टली। बट फिर भी वो ध्यान नहीं देता और आगे चले जाता है। फिर वेट दूसरा वेट 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 वेट, आपको स्टोरी नहीं बतानी है, अभी आपको ये बताना है सानवी कि आपके पास ये बच्चा है, आप लेके जा रहा है। थिंक अबाउट योर सेल्फ, फॉरगेट अबाउट द स्टोरी। ओके, थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आपके पास ये बच्चा है, आप ये बच्चे को लेके जा रहे हैं, और कोई तो आपको रास्ते में आके बोलता है कि ये कुत्ते को बच्चे को लेके कहाँ जा रहा है, पपी को लेके कहाँ जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? वही मैं बोलोगे ना? थोड़ी देर रुकती और तब तक रुकती जब तक वो बछड़ा आवाज नहीं निकालता, बिकॉज वो कुत्ते की आवाज तो निकालेगा नहीं। वो जैसी उसकी आवाज है वो वैसी आवाज निकालेगा। नहीं, लेकिन उस सामने वाले बंदे को आप क्या बोलोगे? वो चोर को आप क्या बोलोगे? पागल हो गए क्या, आपको दिखाई नहीं देता है? ये कुत्ते का बंदा थोड़ी है, बछड़ा थोड़ी है, ये तो गोट का बछड़ा है, राइट ना? ऐसा बोल के आप उसको गाली भी देते और आप चले जाते, उसको बोलते कहाँ से पागल आ गया है, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है। कुत्ता और गोट में कुछ फर्क है या नहीं है? बोलोगे ना? बहुत एग्जैक्टली। और स्लोली 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 आप क्या किया, तो बछड़े को लेके आगे जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद दूसरा चोर आ गया और उन्होंने वापस बोला, सानवी और साक्षी, कि आप एक कुत्ते के पिल्ले को लेके कहाँ जा रहे हो? नाउ व्हाट यू विल सी, से He अभी will आप क्या again बोलोगे? answer. He will again answer him that this is not a goat's baby. This is not a dog's baby. It is a goat's baby. हाँ, दिस इज नॉट डॉग्स बेबी, दिस इज गोट्स बेबी। और आप ये भी बोलोगे, यार इसके पहले भी एक बंदा आया था, वो भी ऐसे ही बोल रहा था। आप सब लोगों को क्या हो गया है यार, राइट ना? Yes. हाँ। और आप थोड़ा सा आगे जाओगे, आप आगे जाने के बाद वापस एक बार चेक करोगे, अरे यार ये सच में बछड़े गोट का ही बेबी है ना? क्योंकि दो लोगों ने बोल दिया है, दो अलग अलग लोगों ने बोल दिया है कि ये कुत्ते का पप्पी है, राइट ना? Yes. और हमारे दिमाग में अभी सोचना, थॉट प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया कि पहले ने ऐसा क्यों बोला होगा, दूसरे ने भी ऐसा क्यों बोला होगा, सच में यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मैं गलती से कुत्ते का बछड़ा तो उठा के नहीं लेके आया। और हम आगे जाके थोड़ा सा देख लोगे और कंफर्म करोगे कि नहीं नहीं, ये तो गोट का बेबी ही है। बेबी है। और वो कंफर्म करके आप उसको लेके आगे जाओ, और थोड़ा और आगे थोड़ा जाने के बाद तीसरा चोर आ जाएगा और वो बोलेगा, सानवी ये पपी को लेके कहाँ जा रहे हैं? नाउ व्हाट यू विल से? तब खुद ही सोच में पड़ जाऊंगी कि ये सच में गोटी है या डॉग है। यस, बिकॉज यहाँ पे हमारे ब्रेन को 3 एविडेंस मिल गए हैं। कितने? 1 2 3, 3 अलग अलग लोगों ने अलग अलग लोकेशन पे हमें बताया है कि ये कुत्ते का बच्चा लेके या पपी को लेके हम कहाँ जा रहे हैं। और ये अभी हमारे ब्रेन को कंफर्म हो गया कि गलती मेरा ही है, शायद मैं ही पप्पी को लेके आया होगा, नहीं तो ये लोग कैसे बोलेंगे कि ये पप्पी है? नॉर्मली हमें आदत है क्राउड के साथ जाने की, राइट ना? Yes. जिस साइड से क्राउड भाग रहा है उसी साइड पे हम भागते रहते हैं। तो यहाँ तो मेजोरिटी किसकी हो गई? शोरूम की मेजोरिटी हो गई, Crowd की। तो पप्पी बोल रही है। पप्पी बोलने वाले 3 लोग हो गए, और एक गोट का बेबी है बोलने वाला वो अकेला था, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये गोट का बेबी है। वो कंफ्यूज हो जाएगा उसका माइंड, एंड इन दैट सिचुएशन वो उस बच्चे को उधर ही छोड़ के चला जाता है। एंड व्हाट इज नेक्स्ट? तो चोर आ जाते वो हैं, उसको तीनों बच्चे चोर को उठाते उसको और फिर लेके जाते खाने तीनों के चोर लिए। उसको उठा के लेके जाता है। अभी इसके पीछे मैंने क्या बताया आपको, हमें ये स्टोरी से हमें क्या लेना है? स्टोरी से हमें ये लेना है कि कोई भी हमारा दिमाग के अंदर सोच रहेगा, तो सोच बदलने के लिए 3 एविडेंस चाहिए। कितने? 3 evidence. 3 एविडेंस। 3 एविडेंस चाहिए।
3 3 एविडेंस रिक्वायर्ड, मिनिमम 3 एविडेंस रिक्वायर्ड। उससे ज्यादा अगर आप देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुझे बताओ, अगर 3 एविडेंस में अगर ये बछड़े का बेबी, सॉरी बकरी का बेबी, गोट का बेबी अगर कुत्ते का पप्पी बन सकता है, बन गया ना? हाँ Yes. सर। अगर ये 3 एविडेंस के बाद अगर हमारे दिमाग में ये गोट का बेबी अगर कुत्ते का बेबी अगर बन जाता है, तो क्या आपके 40-50% 90% नहीं बन सकते? Yes. यस, इट इज पॉसिबल, लेकिन उसके लिए आपको रियल एविडेंस मिलना बहुत जरूरी है। 3 एविडेंस मिलना बहुत जरूरी है, और वो एविडेंस हम क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर वो एविडेंसेस हम क्रिएट करते हैं, देन लाइफ टाइम you can do the miracles and magic. Got it? So यहाँ पे हमें एक ही चीज देखना है कि 3 एविडेंसेस बहुत बहुत जरूरी है। ये स्टोरी शायद आप सब लोगों को मालूम होगा। आपको Yes. आपने सर्कस में हाथी देखा है? Yes, sir. यस सर। आजकल के सर्कस में नहीं होते हैं, दैट इज डिफरेंट, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपने फोटो देखा होगा सर्कस के, जो पुराने वाले बुक में गया कहीं तो वहां पे वो हाथी को एक छोटा सा रस्सी से बांधा जाता, इतना बड़ा हाथी, और उसको बांध के कैसे रखा है? एक छोटा सा रस्सी से, डोरी से। क्या वो हाथी छूट नहीं सकता उस वहां से? छूट सकता है। Sir, छूट सकता है। छूट सकता है, लेकिन क्यों नहीं जाता वहां से भाग के? He may be feeling safe here. ओके, व्हाई? उसको तो जंगल में अच्छा लगता है, पब्लिक में ह्यूमन बीइंग के अंदर रहने का उसको वो जबरदस्ती रहता है यहाँ पे। वहां के लोगों ने उसको मारा वगैरह होगा, इसलिए उसको पता है अगर वो भाग के गया तो उसको मारेंगे। ओके, 3 एविडेंस की वजह से। ऐसे, हाँ, एक्चुअली यहाँ पे होता कैसे मैं बताता हूँ। स्टोरी इसके बिहाइंड ऐसी है कि ये एलिफेंट्स की छोटी छोटी जब बेबी रहते हैं ना, तभी उनको उठा के लेके आता है। ओके, और जब उनको लेके आता है तो उनको बड़ा रस्सी से एक जो चेन बोलते हैं ना उसको, मेटल का चेन, साखड़ी। मेटल का चेन से उसको बांध के रखा हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो ट्राई करता है, बहुत ट्राई करते हैं छूटने का, और एक टाइम आ जाता है कि वो गिव अप कर देते हैं। वो गिव अप कर देते हैं, उनको जब ब्रेन में कंफर्म होता है कि अभी मैं यहाँ से नहीं छूट सकता, एंड आफ्टर दैट वो ट्राई करना छोड़ देते हैं। At the moment they stop trying, और जो बड़ा वाला चेन रहता है उसको छोटा वाला चेन में कन्वर्ट किया जाता है, छोटा वाला चेन को निकाल के आपको रस्सी में कन्वर्ट किया जाता है, और रस्सी से बाद में एक छोटा वाला रस्सी से उसको बांधा जाता है। अभी उसका साइज बढ़ रहा है, एज बढ़ रहा है, ताकत बढ़ रही है, फिर भी उसको बांधने का जो तरीका था वो चेंज हो गया। पहले तो बड़ा सा चेन से बांधा था, बाद में छोटा चेन आ गया, उसके बाद रस्सी आ गया, अभी तो छोटा वाला रस्सी से उसको बांध के रखा है। लेकिन उसका ब्रेन का प्रोग्रामिंग में क्या हो गया है? उसके ब्रेन के प्रोग्रामिंग में हो गया है कि मैंने कितना ट्राई किया है, अभी मैं ट्राई नहीं कर सकता, यहाँ से छूटना बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रन फ्रॉम हियर। ये रस्सी को तोड़ना मेरे लिए मुश्किल है, और वो उसको वहां से आपका एफर्ट्स डालना, अपना एफर्ट डालना छोड़ देता। हम भी हमारे लाइफ में वैसे ही करते हैं। मैंने इतना स्टडी किया, फिर भी मेरे परसेंटेज कुछ यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, तो हम क्या करते हैं? ठीक है, नहीं मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, आई एम ओके विद दिस मच। सुना है ये डायलॉग बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। हाँ सर। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे क्या है कि 60-70, जो बच्चे 60-70 के बीच में रहते हैं बोलते कि नहीं मुझे 60-70 मिल गया, बहुत हो गया। जो 80 to 90 होता है ना,
नहीं नहीं, क्या करना है 90 प्लस करके, नहीं तो कॉलेज में एडमिशन ही लेना है, सेम कॉलेज में तुम और मैं तो रहूंगा, तो उससे अच्छा 80-90 आई एम कंफर्टेबल विद 80-90, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत ट्राई किया होता है और कभी भी उसको सक्सेस नहीं मिला 90 प्लस जाने के लिए। तो उनके दिमाग में यह हो गया कि मेरे लिए वो पॉसिबल है ही नहीं, और जो चीज हमें पॉसिबल ही नहीं है उसके पीछे भागना जरूरी है क्या? उसके पीछे भागना जरूरी नहीं है। एंड ऐसा बोल के वहां पे हम गिव अप कर देते हैं। लेकिन अभी आपने यहाँ पे देखा, ये एविडेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी में देखा कि ये पॉसिबल है, राइट? क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। इफ यू थिंक यू कैन, you can. If you think you can, you can. And if you think you cannot, you cannot. अगर आपने सोचा कि ये मैं कर सकता हूं, ये मैं कर सकती हूं, तो लाइफ में ऐसी कोई भी, यूनिवर्स में ऐसी कोई भी पावर नहीं है कि जो आपको ब्रेक करे, आपका डिसीजन को ब्रेक करे। इट्स पॉसिबल। Yes, sir. लेकिन अगर आपने बोला कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, और हम ये सोच के अगर हम काम करना चालू करेंगे, तो क्या आप वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। इफ यू थिंक यू कैन, 100% यू कैन। ये आपको सोचना है कि मैं ये कर सकता हूं, और ये आगे करने के लिए आपको क्रिएट करना है 3 एविडेंसेस। मान लो आपको 90 प्लस में जाना है, and current your score is suppose 75, okay, 70 to 80 के बीच में और 90 प्लस जाना है, तो what you have to do? You have to create minimum 3 evidences, 3 evidences you have to create, कि जिसमें आपको 90 प्लस परसेंटेज मिले हैं, and that is possible because brain doesn't understand real and imaginary. आप इमेजिन करके भी जा सकते हैं, एंड इन रियल टेस्ट आल्सो इफ इट इज पॉसिबल। लेकिन रियल टेस्ट में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल कैसे होता है? रियल टेस्ट में हम अगर 70% है तो 90% जाने के लिए वैसा पेपर्स पे अगर किसी ने निकाला तो आपको लगता है कि यार ये जानबूझ के टीचर ने इजी पेपर निकाला हो, राइट ना? Yes. हम डाउटिंग करना चालू करते हैं, वी आर डाउटिंग आवरसेल्फ एंड आवर टीचर। लेकिन हमने परसों कल और परसों में जो रीडिंग टेस्ट लिया था, और रीडिंग टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 कितने किसको मिला? जरा हाथ रेज करो, या बताओ किसको 100 आउट ऑफ 100 मिला? सर मुझे यस, साक्षी को मिला था। और किसको मिला था? बहुत सारे थे, आई थिंक मैंने देखा था, मोस्ट ऑफ दे गॉट 100 आउट ऑफ 100। मतलब जितने क्वेश्चंस पूछे थे उतने सभी क्वेश्चंस के जवाब उनको मिले थे इन ऑल 3 अटेम्प्ट्स। 3 अटेम्प्ट लेना था, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलना 10 आउट ऑफ 10 पॉसिबल। एंड रिजल्ट के हिसाब से बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे मिला था। इवन आई थिंक डॉक्टर जयेश सर, आपका भी बच्चे का मिल गया था ना 100 आउट ऑफ 100, 10 आउट ऑफ 10? या लोकराज को मिला था। या लोकराज को मिला था, या। तो दिस इज वन ऑफ द एविडेंस कि हाँ यार मुझे भी आउट ऑफ मिल सकता है। तो ऐसे एविडेंसेस हमें क्रिएट करना है। साथ में पेरेंट्स का आपके तरफ देखने का जो नजरिया होता है, एटीट्यूड, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स यू एंड टुवर्ड्स एग्जाम, एंड पेरेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स यू एंड योर स्कोर, योर परसेंटेज, वो अगर शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट भी तभी होगा कि जब आप पेरेंट्स को कुछ एविडेंस दोगे। आपने अगर पेरेंट्स को कुछ एविडेंस दे दिया तो पेरेंट्स वैसा क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वेज है
कि जिसमें हम इमेजिनरी भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड इट इज पॉसिबल. सो देयर आर डिफरेंट ऑफ वेज. ओनली थिंग कि ब्रेन साइंस का रिसर्च इतना ही कहता है, इफ यू थिंक यू कैन, एंड इफ यू थिंक you cannot, you cannot. how to find the evidence? Stories है. Evidence you can create in so many different ways. जैसे कि देखो, हमें आम की टेस्ट लेनी है या नींबू की टेस्ट लेनी है, राइट? जैसे अपने हाथ में इमेजिन भी कर दिया कि आपके हाथ में जूसी लेमन है, उसको बीच में से कट कर दिया है, उसके दो आधे आधे पार्ट दोनों हाथ में ले लिए हैं, उसमें से आपने उसके तरफ देखा, जूसी है, थोड़ा सा प्रेस करके, और एक पीस को लेके हमने स्लोली मुंह की तरफ लेके आए, उसका स्मेल ले लिया, इट वाज वेरी टेस्टी, और स्लोली करके आपने उसको उसका जूस मुंह के अंदर डाल दिया. अभी इसमें देखो क्या होता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आया होगा, बहुत सारे लोगों को इवन टेस्ट भी मिला होगा, लेमन का टेस्ट मिला होगा, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के आंखें थोड़ी सी ऐसी हो गई जब वो मैंने जूस मुंह के अंदर डाला, तभी बहुत सारे बच्चों ने ऐसा. तो क्या हो गया? व्हाट वाज दैट? दैट वाज एविडेंस, इट वाज रियल, इट वाज लुक्स लाइक रियल. तो ये सब कुछ एक्चुअली बहुत इसका प्रोसेस रहता है. इन दैट प्रोसेस वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, एंड उसमें पेरेंट का सपोर्ट रहता है. हमारा जो 10 डेज का सेशन रहता है, आफ्टर दैट सेपरेट 10 डेज का सेशंस जो हम क्रिएट करते हैं, जो वीकली सेशन होता है, इन दैट वीकली सेशन प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन होता है. एक्चुअली मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी, इसमें 10 दिन में बहुत सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जब चालू होता है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में आपको 10 दिन के अंदर लर्निंग होता है, एंड आफ्टर दैट 10 वीक्स का प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन होता है. 10 दिन में जो हमने सीखा है उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं. In that we are supporting you to create 3 evidences. In that we are supporting you to create a miracles in percentage. जैसे कि हमने रीडिंग का बताया था, साथ में साथ हमारे जो लर्निंग स्टाइल के हिसाब से एंड आपका पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन से टेक्नोलॉजीज आपके स्टडी में काम करेगा, all these things will be getting trained in that 10 days session, and उसका आगे जाके उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है. एंड दिस कोर्स ऑलमोस्ट गोइंग इन 3 months, 3 महीने का, 30 ऑलमोस्ट 90 डेज तक चलता है. और 90 डेज में यू विल नॉट बी द सेम पर्सन. जो स्टूडेंट्स रहते हैं लाइफ टाइम उनको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं रहती. आई कैन वेरी वेल से माई सन्स एविडेंस. मैं कल उनके बारे में बताऊंगा कि सच में कैसे इम्प्रूवमेंट होता है. मेरे बच्चे को आज तक कोई भी कोचिंग क्लास नहीं है, एंड टुडे actually this year he was in 12th standard, and he is already US certified ethical hacker, जो उसको ग्रेजुएशन के बाद बनना था. He is now US certified ethical hacker, and he is one of the India's youngest certified ethical hacker. And उसके लिए किसी के कोचिंग की जरूरत नहीं है. आपके बच्चों के ब्रेन्स वो डायरेक्शन में थिंकिंग करना चालू कर देता है. तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि चलो बच्चे अभी अपने पैरों पे खड़े हो, अपने बारे में सोचना उन्होंने चालू किया. हमें अभी उसके पीछे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. उनको हमारा राय देने की. पेरेंट्स रोल इज ओनली सपोर्ट देम व्हेनेवर इट इज नेसेसरी. पेरेंट्स का रोल क्या है? सपोर्ट द चिल्ड्रन व्हेनेवर नेसेसरी. उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है. उसका एडमिशन का प्रोसेस अभी 10th के बाद उनको बच्चों को खुद करवाना है. हमें जाने की जरूरत नहीं है. जहां भी प्रॉब्लम आएगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे. उनको खाली इतना बोलेंगे, बच्चा डोंट वरी अबाउट इट, आई एम विथ यू. तुम आगे जाओ, मैं पीछे से दे संभाल. तो ऐसा नहीं है, हम आपके साथ हैं. जब भी उसको जरूरत पड़ेगी उसके फोन कॉल पे हमें खाली प्रेजेंट रहना है. अदरवाइज डेली 10 मिनट्स इज मोर देन इनफ. लाइफ में अगर बच्चों से टेंशन से छुटकारा पाना है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे. दैट्स इट. उसके बारे में कल भी थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि हाउ टू अचीव
हमारा कल का जो सेशन है परफॉर्मर विदाउट ए सेशन, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी कि हाउ इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल, तो उसका पूरा ब्लूप्रिंट आपको कल मिल जाएगा। हाउ इट इज पॉसिबल टू बी ए बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मर थ्रू आउट द लाइफ विदाउट एनीबॉडीज कोचिंग। क्योंकि क्या होता है, क्लासेस लगेंगे, आप दोगे बच्चों को, क्लासेस लोगे, अच्छे ट्यूशन लगवाओगे, कहाँ तक, ग्रेजुएशन होने तक। उसका ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, जॉब पे लग गया, अभी कहाँ से ट्यूशन लगवाओगे? जॉब में कोई ट्यूशन रहता है क्या? नहीं रहता है। जॉब में आपको खुद को नहीं। सोचना पड़ता है, जॉब में आपको खुद को स्टडी करना पड़ता है, बहुत सारी नई नई चीजें खुद को सीखना पड़ता है। और अगर हमारे पास लर्निंग एबिलिटी नहीं है तो क्या करोगे? क्योंकि आज तक हमें स्पून फीडिंग मिला है, राइट ना बच्चे? कोई ना कोई तो Yes. आगे हमें सिखाता ही है, खाली सिखाता ही है, हमें खुद को करने की आदत नहीं है। तो यहाँ पे मेन चीज ये है कि बच्चों को सेल्फ लर्निंग एबिलिटी हमें क्रिएट अगर कर दी तो वो लाइफ टाइम उनके साथ रहेगी। सेकेंड थिंग, जैसे कल का सिलेबस में हमने बोला था, योर फोकस शुड बी ऑन स्किल्स नॉट ऑन मार्क्स। मार्क्स अपने आप मिल जाएंगे। उसके लिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ। सब लोग खाना खाते हैं? Yes, नो? sir. यस। और हर एक के घर में आजकल मोदी की कृपा से हर एक के घर में या बाजू में कहीं ना कहीं तो टॉयलेट है। Yes. क्यों घर में टॉयलेट क्यों बनाते हैं? बिंदास बोलो, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। क्लीन द टमी, जो खाते हैं उसको साफ करने के लिए। एग्जैक्टली। डाइजेशन के बाद जो भी बचता है कचरा, उसको निकालने के लिए वहां पे टॉयलेट होना जरूरी है। और कहीं भी जाओ ये 3 प्रोसेस रहता ही है। एक इनटेक, हम खाना खा रहे हैं, दूसरा डाइजेशन हो रहा है और वहां पे हमारा एनर्जी क्रिएट हो रहा है, और तीसरा एनर्जी क्रिएट होने के बाद जो बचता है दैट इज वेस्ट। इन इंडस्ट्री ऑल्सो आपको रॉ मटेरियल दिया जाता है, रॉ मटेरियल के बाद आपको एक प्रोडक्शन बन जाता है, और प्रोडक्शन बनने के बाद जो भी कचरा रहता है उसको बाहर निकाला जाता है, दैट इज द वेस्ट। ये 3 स्टेप हर जगह पे है। अभी देखो, हमारा खाने का प्रोसेस, इनटेक, डाइजेशन होने के बाद हमारा एनर्जी क्रिएट होता है जिससे हमारी लाइफ चलती है, राइट? अगर Yes, sir. वो ठीक नहीं रहेगी तो आपने खाना तो खाया लेकिन डाइजेशन ठीक से नहीं हो गया तो क्या आपका टमी साफ Energy होगा नहीं ठीक से? मिलेगी। क्या आपका टमी साफ होगा ठीक से? नहीं। नहीं, क्योंकि सिस्टम में गड़बड़ हो गई। तो हमें पता कैसे चलता है कि हमारा एनर्जी डाउन हो गया है या हमारा एनर्जी जो हमने खाया है वो डाइजेशन नहीं हो गया? वो हमें कैसे पता चलता है? हमारे टॉयलेट से पता चलता है। हमारा लूज मोशन होता है, डायरिया होता है, वहां से जो आउटपुट आ रहा है लास्ट लेवल में, थर्ड लेवल में, वहां से हमें पता चलता है कि हमारा डाइजेशन ठीक नहीं हो गया है। एंड फॉर दैट पर्पज उसके बाद हम डॉक्टर्स के पास जाके दवाई लेते हैं, और उसके बाद हमारा एनर्जी क्रिएशन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम ठीक करते हैं। सब लोग वही मालूम है नहीं ये सिस्टम? Yes, sir. यस। अभी मैं बताता हूँ, सेम थिंग इट इज देयर इन आवर स्टडीज आल्सो। हम स्टडी करते हैं किस लिए? हियर आल्सो 3 स्टेजेस आर देयर। फर्स्ट स्टेज इज हम स्टडी कर रहे हैं, सेकेंड हमारा स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है, और थर्ड हमें परसेंटेज मिल रहे हैं। देखो पहला वाला, हम खाना खा रहे हैं, उसका एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, और उसके बाद जो वेस्ट है उसको हम छोड़ रहे हैं। तीसरा पार्ट आता है। अभी यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं, हमारा स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है, और परसेंटेज मिल रहे हैं। आउटकम परसेंटेज में जा रहा है। परसेंटेज अच्छे कब आएंगे आप मुझे बताओ? पहला वाला जो हमें एक्सरसाइज दिया था, हमारा पेट साफ कब अच्छा होगा? जब अच्छा एनर्जी क्रिएट होगा, राइट ना?
Yes. यस, अगर एनर्जी ठीक से नहीं क्रिएट हो गया तो हमारा वेस्ट भी अच्छा नहीं रहेगा, देयर विल बी Sir, प्रॉब्लम। तो यहाँ अगर पे सेम हमें थिंग इज देयर। यस अगर साक्षी, हमने हमारे स्किल्स अच्छे से नहीं पढ़े तो परसेंटेज अच्छे से नहीं आएगा। नहीं आएंगे, एग्जैक्टली। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल्स। हम स्टडी कर रहे हैं किस लिए? स्किल डेवलप करने के लिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं परसेंटेज के लिए, इसका मतलब आप खाना खा रहे हैं टॉयलेट जाने के लिए। नहीं, हम वैसा नहीं करते, हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए। आवर मेन पर्पज इज यू आर टेकिंग फूड टू गेट द एनर्जी। इसलिए हम खाना नहीं खाते कि हमारा डेली टॉयलेट साफ होना चाहिए, पेट साफ होना चाहिए। Yes. सर स्किल कितने हैं? देर आर 16 बेसिक स्किल्स, फंडामेंटल स्किल्स आर 16 जो हमने In इसके school we are taught 5 skills. इन स्कूलिंग देर आर 5 स्किल्स। So you have to focus on that 11 skills and 5 skills. अगर वो 11 skills and 11 skills में अगर अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है, देन 5 skills में आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट शो हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स वो स्किल का इम्पैक्ट आपके परसेंटेज पे आ जाता है। आपको 10 बार रीड करने की जरूरत नहीं है, 10 बार राइट करने की जरूरत नहीं है, वो भी हमने देखा पिछला सेशन में, राइट ना? इन स्टडी विदाउट रिमेम्बरिंग का जो रीडिंग का पैटर्न हमने सिखाया था, उससे में आपने देखा एक बार रीड करने के बाद भी हमें 10 आउट ऑफ 10 मिले थे, एंड इट इज पॉसिबल, क्योंकि रिमेम्बरिंग करना जरूरी नहीं है। रिमेम्बरिंग एंड रिकॉलिंग इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। दिस इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। जैसे रिमेम्बरिंग हो रहा है वैसे रिकॉलिंग भी हो रहा है। हमें फोर्स नहीं करना है, फोर्स करेंगे तो सोचना पड़ेगा, और विदाउट थिंकिंग यू कैनॉट रिकॉल इट इफ यू आर रिमेम्बरिंग। ये चीज Sir, याद रखना। सर मैं परसों एक पोयम पढ़ रही थी तो उन्हें बहुत बार बार पढ़ा ना, तो तभी भी ना थोड़ा थोड़े आ रहा था, थोड़ा भूल रही थी, लेकिन कल सुबह मैंने डायरेक्ट बोलने की कोशिश की तो एकदम फ्लुएंटली आ गई पोयम। ग्रेट, एक्सलेंट। आपको सोचना नहीं है स्टडी में, जस्ट डू इट एंड एंजॉय। आपका एंजॉयमेंट और फन आता है राइट ब्रेन से। लेफ्ट ब्रेन से खाली लॉजिक आता है, यार यार मैं इसको कैसे स्टडी करूँ, इसको कैसे याद रखूँ। जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, दैट एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम योर लॉजिकल माइंड। उसको हमें चुप करना है और मैजिक क्रिएट करना है, तो आपको एंजॉय करना पड़ेगा, फन के साथ उसको स्टडी करना पड़ेगा। आप जितना एंजॉय करोगे स्टडी, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। गॉट इट? So thank you Yes, so sir. much for today's session. If you सर have any, मुझे एक क्वेरी थी, हम्म, आपके कौन सी सेशंस कब होंगे, वो कैसे पता चलेगा अगर हमें अटेंड करने हो दूसरे सेशंस तो? उसका पूरा डिटेल्स कल मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। या कल का इसमें आगे Sir, का even I पूरा, have a doubt, sir. या होमवर्क। Sir, is Yes. egg is first or hen is first? सॉरी, Sir, egg is first or hen is first? it is first. It's लॉजिकल क्वेश्चन और इलॉजिकल भी बोल सकते हैं। आई डोंट हैव आंसर ऑफ दिस। थैंक यू वेरी मच। होमवर्क HW। आज का होमवर्क मैंने इसके पहले ही बताया Thank you, है। sir. सर क्या होमवर्क हैंडराइटिंग दिया का, था? एक सर हमें हैंडराइटिंग 2 का, to 3 पैराग्राफ्स लिखना है ब्लैंक Yes. पेज पे। यस 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 यस, खुद के बारे में आपको एक ऐसे लिखना है, मी एंड माई सेल्फ। ठीक है, मैं सर हम और दूसरा मैं कोई खुद। भी ऐसे लिख सकते हैं ना? सॉरी, हम दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं ना? नहीं, अभी सब लोग ये आपके ऊपर ही लिखो ना। इट्स वेरी इजी ना, यू नो यूर सेल्फ ना, यस सर। so it's very easy for you to write the essay. ओके सर। ठीक है, थैंक यू। so any other queries regarding No. today's session? कुछ रहेगा क्वेरी तो आप बता दीजिए। सर यही हो गया कि वो एलिफेंट का स्टोरी ही जिंदगी बन गया है लोगों का। एग्जैक्टली, ये एलिफेंट का स्टोरी जिंदगी बन गया है। हाँ और हम ये सोच रहे हैं कि अभी हम इसके ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और वो जो पपी और गोट है, वो लोगों ने हमारे दिमाग में डाल दिया है कि ये गोट, ये आप नहीं हो, आप कुछ अलग हो। एग्जैक्टली, यू आर समथिंग डिफरेंट, यू आर हाँ। यूनिक। आपके पास जो है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं है, उसको खाली ढूंढ के निकालना। गुड वन।
Thanks. You are the special one. You are Yeah. unique. दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है. Yes, sir. Got it. Thanks. That's it. Thank you. Thank you very much. Great And see job. you tomorrow evening at 4 p.m. Yes, sir. Bye, Thanks. sir. Your assignments and submit in our group. Thank you. Thank you very much. Bye sir, thank Bye, you. sir. Have Yeah. a Bye nice day. bye. Take care.